अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हमने इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे वो स्टार्ट किए थे और तकरीबन शुरू के जो 5 न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोग पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। और फिर आज से हम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 6 से आगे न्यूमेरिकल्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स की ये फिर जो है वो हमारे पास दूसरी वीडियो है और प्रॉब्लम नंबर 6 से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स को। और कोशिश करेंगे कि 6 या 5 तक आज की वीडियो के अंदर भी जो प्रॉब्लम है वो कवर कर लें, मतलब 10 या फिर 11 तक प्रॉब्लम जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं, आसान भी हैं काफ़ी सारे। मतलब आपके जो मैट्रिक के अंदर जो जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे सारे के सारे तकरीबन वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे उसका जो डाटा है वो हम लोगों ने लिख लिया है और इसको बुक से पढ़ के समझ भी लेते हैं। आप लोग भी अपने पास जो है वो बुक खोल लेना। और उसकी जो वर्डिंग है वो कुछ इस तरह से है कि एक बुलेट है जिसका मास 0.005 kg है। एक बुलेट है जिसका मास 0.005 kg है और वो मूव कर रही है स्पीड के साथ 100 मीटर पर सेकेंड की। एक ये हमारे पास जो है वो बुलेट है और इसका मास उन्होंने बताया हुआ है कि 0.005 kg और ये मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 100 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये वाली जो बुलेट है ये इस तरह से मूव कर रही है। इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो था वो एक बैग था रेती का, सैंड का, मट्टी का। तो सैंड का हमारे पास एक बैग था। ये जो बुलेट थी ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई मतलब मूव करते करते 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आई और यहाँ पे जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई। इसके अंदर जब जाएगी तो क्या होगा, फिर इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई। इसके बाद एंड इज ब्राउट टू रेस्ट आफ्टर मूविंग डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब जब ये इसके अंदर पेनिट्रेट हुई है तो जाहिर सी बात है कि कुछ देर गुजरने के बाद ये रेस्ट के अंदर आ जाएगी। मट्टी इस बैग के अंदर जब जाएगी तो कुछ देर गुजरने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगी और रेस्ट में आने तक मतलब जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, रेस्ट का मतलब सबसे पहले तो क्या उन्होंने आपको एक हिंट दी हुई है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये कुछ देर के बाद रेस्ट के अंदर चली गई जब ये इस बैग के अंदर इस तरह से पेनिट्रेट हुई थी। तो अच्छा, अब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है रेस्ट के अंदर आने तक, या फिर इस बैग के अंदर जब ये घुसी है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 25 सेंटीमीटर का। तो ये आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू है कि 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये वाली जो हमारे पास बुलेट थी ये रेस्ट के अंदर चली गई। फिर सबसे आखिर में आपसे पूछा जा रहा है कि निकाल के बताओ कि इस सैंड ऑफ बैग ने इस बैग ऑफ सैंड ने इस बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये बुलेट इसके साथ कोलाइड करेगी या फिर जब इसके अंदर जो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी तो ये वाला जो हमारे पास बैग ऑफ सैंड है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि इसको रोकेगा और तभी जो है ये आस्ता 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 करते करते रेस्ट के अंदर आ जाएगी। तो बोल रहे हैं कि बताओ इस बैग ऑफ सैंड ने कितनी फोर्स लगाई होगी इस बुलेट के ऊपर, आपने वो कैलकुलेट करके बतानी है। और साथ ही साथ आपको दूसरे पार्ट के अंदर या दूसरी चीज़ जो आपसे पूछी वो क्या पूछी हुई है कि टाइम भी बताओ कि कितने टाइम के अंदर, जैसे ही ये इस बैग को इसने कोलाइड किया इसके अंदर, जैसे ही ये पेनिट्रेट होना स्टार्ट हुई तो कितने टाइम के बाद ये रेस्ट के अंदर आ गई, वो भी आपको निकाल के बताना है। तो मतलब इस सवाल के आपके पास 2 पार्ट्स हैं। तो ये था सवाल, और मेन चीज़ जो होती है सवाल के अंदर, इन प्रॉब्लम्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो सवाल को समझना होता है। अगर आपको सवाल सही से समझ में आ गया, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि उन्होंने आपको दिया हुआ क्या क्या है और वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, मतलब आपको क्या चीज़ निकाल के बतानी है उनको, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो समझो पूरी का पूरा जो प्रॉब्लम है वो आपको वैसे ही सॉल्व हो गया। इसके बाद तो सिर्फ आपकी जो मैथमेटिक्स की टेक्निक्स हैं वही आगे इस्तेमाल होती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर, और वो सारी की सारी यहाँ पे बच्चों वाली हैं, प्लस माइनस इधर उधर ही करना होता है, तो वो तो आप लोग जो है वो वैसे भी कर लोगे। तो ये जो मेन काम था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने टेक्निक्स कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे जो हम लोग फोर्स को निकाल के बताएं, तो उसके लिए फिर आप जो है वो सोचोगे। और अगर ये प्रॉब्लम्स आप लोग खुद अपने दिमाग से करोगे तो आपका जो IQ वो भी बढ़ेगा। मतलब आप पहले जो है वो सोचोगे कि यार फोर्स निकालनी है, कैसे निकाल के बताएं। हमारे पास जो डाटा है वो ये है, डिस्टेंस है, VI है, VF है और आपके पास मास दिया हुआ है। अब फोर्स का जो हमने फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू
ma। अब m तो है हमारे पास लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स का ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते हम लोग। तो क्या होगा कि पहले आपको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर इसका क्या फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी, वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वी एफ है, वी आई है और टी क्या मौजूद है सवाल के अंदर, ये डाटा के अंदर वी आई भी है, वी एफ भी है, लेकिन टी नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप सोचोगे कि यार ये वाला फॉर्मूला तो फेल हो गया, ये तो हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते। हमें फोर्स निकालनी थी, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए थी। एक्सेलरेशन जो है वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टाइम तो है नहीं, और टाइम उन्होंने पूछा हुआ भी है कि टाइम जो आप निकाल के बताओ कि टाइम कितना है। तो अब क्या किया जाए? तो यहाँ से मतलब जब आप सोचना स्टार्ट करोगे, फॉर्मूलों जितने भी फॉर्मूले उनको रिवाइज करोगे अपने जहन के अंदर, तो आपके जो सोचने की सलाहियत है, जो आपका आईक्यू है, वो इस तरह से इंक्रीज होता है। और ऐसा लाजमी नहीं कि पहली बारी में ही मतलब आप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। ऐसा लाजमी नहीं कि आपने जो है वो प्रॉब्लम पढ़ा अब और आप जो है वो पहली बारी में ही सॉल्व कर लो। आपको अच्छा खासा टाइम भी लग सकता है, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, पूरा दिन भी लग सकता है सोचने के ऊपर कि किस तरह से सॉल्व करें, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो आप एक फार्मूला लगाओगे, उससे एंड के अंदर आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर दूसरा ट्राई करोगे, फिर तीसरा ट्राई करोगे, तो इस तरह से जो है वो आपकी आईक्यू जो है वो इंक्रीज होती है। अब कहीं से जो है वो सॉल्व उठा ली या कहीं से जो है वो सॉल्व हुआ आपने जो है प्रॉब्लम रट लिया, तो वो फिर तरीका नहीं है। मतलब उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बढ़ रहे होते, फिर कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे होते उसके अंदर, अगर आप कहीं से जो है सॉल्व किया हुआ देख के उसको रट रहे हो तो तरीका जो होता है वो ये इस तरह से होता है सॉल्व करने का, कि आप जो है बारी बारी सारी चीज़ें चेक करो और जो सी लग रही हो वो फिर लगा के जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला तो फेल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस क्यों दिया हुआ है? तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले लगा के देखते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने जो है वो एक ये पढ़ा था, एस इज इक्वल्स टू वी आई और प्लस का हाफ का ए टी स्क्वायर। वी आई टी भी होता है यहाँ पे, वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, डिस्टेंस भी है, वी आई भी है, लेकिन टी मतलब दो चीज़ें उन्होंने, एक्सेलरेशन भी और टी भी, तो इससे भी नहीं निकाल सकते हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। और अगर इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन जो है वो हमें निकालनी है। और एस को अगर देखें तो ये हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है, वी एफ को देखें तो ये भी सवाल के अंदर दिया हुआ है, और वी आई को देखें तो ये भी सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला जो फार्मूला है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसको हम लोग अप्लाई करके एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। और फिर जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे? इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो इस वाले फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा? हमारी पहली चीज़ जो कि फोर्स है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालेंगे और इस वाले फॉर्मूले में पुट करके फोर्स की वैल्यू लेके आ जाएंगे। और फिर टाइम किस तरह से निकालना है वो हम लोग जो है वो देखते हैं। उसको अगले पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे। पहला पार्ट या फिर पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अच्छा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे पहले एक चीज़ आपने जो है वो जहन में रखनी पड़ेगी, आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी एस आई यूनिट के अंदर हों। तो एस आई यूनिट के अंदर क्या क्या है हमारे पास, जिसको हम लोग एम के एस सिस्टम भी बोलते हैं। एम के एस सिस्टम, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होनी चाहिए लाजमी, जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम होनी चाहिए, और जो टाइम की यूनिट है वो आपके पास सेकंड होनी चाहिए। तो सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो इन्हीं तीनों के अंदर होनी चाहिए। तो इसको अगर देंगे तो केजी सही है, किलोग्राम। इसको देखें तो मीटर पर सेकंड, तो सही है, डिराइव क्वांटिटी है मीटर पर सेकंड, यानी कि है तो एसआई के अंदर ही, ये भी मीटर पर सेकंड के अंदर है। अगर इसको देखें तो ये सेंटीमीटर के अंदर है और हमें किसके अंदर लेके जाना होता है? मीटर के अंदर। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। और ये सब चीज़ें आपने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर जो है पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें तो आपको वैसे भी पता होंगी, हम ऐसे ही जो है वो यहाँ पर रिवाइज कर रहे थे। तो 25 सेंटीमीटर है। अब इसे मीटर के अंदर लेके जाना है तो आपको रिलेशन पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। आपको 25 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 100 से डिवाइड कर दो, और जब इसे 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.25 मीटर। 0.25 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो आप लोग ये वाला पुट करोगे, 0.25 मीटर, क्योंकि एसआई जो यूनिट है वो आपके पास मीटर होती है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 2
ए जो है वो एज इट इज़, क्योंकि ये हमें चाहिए। एच की जगह पे 0.25 इज इक्वल्स टू वी एफ जो आपके पास 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस वी आई जो आपके पास 100 है तो 100 का स्क्वायर। अब इसे जो है वो आप मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 0.25 से तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा 0.5 टाइम्स ए इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ जो है वो चली जाएगी क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस का साइन और 100 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास कितना होता है 100 का स्क्वायर, तो 2 0 और आ जाएंगे 100 का जो स्क्वायर होता है वो 10,000 होता है। और फिर जो ये 0.5 है ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, और जब आप 10,000 को 0.5 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा एक्सेलरेशन का, ये माइनस का साइन साथ साथ एज इट इज़ चल रहा है, जो आपके पास वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो कितनी आएगी 20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो माइनस है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि जो बॉडी है वो रेस्ट के अंदर गई, यानी कि एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन नहीं हुई, डी एक्सेलरेशन हुई है, मतलब बॉडी जो है वो रुकी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी चीज़ हमने जो है वो पढ़ी थी जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कि एक्सेलरेशन दो तरह की हो सकती है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर जिसे हम लोग डी एक्सेलरेशन भी बोल रहे होते हैं। तो ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन यानी कि जो आपके पास बॉडी है वो रुकी है, वो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हुई है, तो ये माइनस का साइन जो है यहाँ पे वो शो कर रहा है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई तो हम फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट आप पहला पार्ट सॉल्व कर लो, फोर्स निकाल के कैसे कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट कर दो 0.005 और एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस का 20,000 पुट कर दो और इन दोनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 तो आंसर कितना आएगा 100, तो माइनस का 100 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बैग ऑफ सैंड था उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ी होगी इस बुलेट को रोकने के लिए, माइनस का 1000 न्यूटन। और ये जो माइनस का साइन है ये भी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि बुलेट उस तरफ जा रही थी और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर लगी होगी, पिछली डायरेक्शन के मतलब नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है ये फोर्स लगी होगी और इसने इसको रोका होगा। और अगर इसे मैच करें बुक वाले आंसर के साथ तो 100 न्यूटन, तो इसका मतलब कि हमने सही लगाया है। बुक के अंदर उन्होंने माइनस के साइन को निगलेक्ट किया हुआ है, तो माइनस का साइन लगाओ या फिर ना लगाओ एक ही बात है। यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, कि ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स जो है लगी है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ये वाला जिसके अंदर आपको टाइम निकाल के बताना है कि टाइम कितना लगा होगा इस चीज़ को रेस्ट के अंदर आने में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो इस वाले फॉर्मूले से निकल आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी। एक्सेलरेशन भी है, वी एफ भी है, वी आई भी है वी एफ वी आई एक्सेलरेशन। टाइम निकालना तो टाइम आराम से हम लोग जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, ये वाला फॉर्मूला पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे पुट करो वी एफ 0 है, माइनस का वी आई जो है वो आपके पास 100 है और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो 20,000 है माइनस के साथ, तो 20,000। फिर इसके बाद जो है वो माइनस का 100 ऊपर और माइनस का 20,000 जो है वो नीचे, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आपके पास जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो 1/200 आ रही है। तो इसे डिवाइड करवाओ 1 डिवाइडेड बाय 200 तो जो आंसर है वो आपके पास कितना आएगा, आंसर जो हमारे पास आ रहा है 5 एक्सपोनेंट माइनस का 3, 5 एक्सपोनेंट माइनस का 3 और जो इसकी यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है। और इसे आप लोग जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हो कि 0.005 सेकेंड्स 0.005 सेकेंड्स वो जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा हुआ, और ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर
साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। और ये जो है हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है, यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये दोनों की दोनों चीज़ें बराबर हैं आपस में। मतलब पॉइंट यहाँ था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाओ तो कितनी जंप लगानी पड़ेंगी, 1 2 3, तो एक्सपोनेंट के अंदर जो माइनस का 3 आ गया। अगर बुक के अंदर देखिए तो बुक के अंदर क्या आंसर लिखा हुआ है, बुक के अंदर शायद ये वाला आंसर लिखा हुआ है कि 0.005, तो 0.005 सेकेंड्स बोलो या 0.005 सेकेंड्स बोलो, एक ही बात है। तो इतना टाइम लगा होगा इस बुलेट को इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे ये रेस्ट के अंदर आई है वहाँ तक, मतलब इतना डिस्टेंस जो कि 25 सेंटीमीटर का था, इसने जब ट्रैवल किया उसके बाद रेस्ट में आ गई, तो टाइम कितना लगा होगा 0.005 सेकेंड्स। तो जैसे ही ये बुलेट बैग ऑफ सैंड को इस बुलेट ने हिट किया और इसके अंदर पेनिट्रेट हुई तो 0.005 सेकेंड्स लगे और ये अचानक से रेस्ट के अंदर चली गई। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 6। इसी तरह फिर बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 के ऊपर और देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 7 हमें क्या बताता है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है और ये बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 6 की तरह ही है। इसके अंदर भी सारी की सारी चीज़ें आपको वही दी हुई हैं और प्रॉब्लम भी कुछ उसी तरह का बना हुआ है। वर्डिंग इसकी कुछ इस तरह से है कि एक कार है जिसका जो वेट है वो आपके पास कितना है 9800 न्यूटन। थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो ट्रिक है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एक कार है जिसका उन्होंने वेट दिया हुआ इतना 9800 न्यूटन और आपसे बोला जा रहा है कि ये मूव कर रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ये जो है मूव कर रही थी। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स क्या हुआ कि गाड़ी जो है ये मूव कर रही थी, ये गाड़ी मूव कर रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर ब्रेक लगाई गई। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। तो हमें पता है कि ब्रेक जब लगाता है कोई बंदा तो गाड़ी कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है, फिर भी ब्रेक लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छी खासी देर बाद जाके जो है वो स्टॉप होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो ड्राइवर था उसने ब्रेक अप्लाई की और इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी। वेट उन्होंने बता दिया कि वेट जो है उसका 9800 जो है वो न्यूटन है। तो इस पॉइंट के बाद बोल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। इट कम्स टू रेस्ट, सबसे पहले तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जाहिर सी बात है कि ये गाड़ी जो है वो रेस्ट के अंदर आ गई होगी, ये गाड़ी रेस्ट के अंदर आ गई होगी। तो इसका मतलब कि VF की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑब्वियस है कि ब्रेक लगने के बाद जब वो रेस्ट के अंदर आ गई तो इसका मतलब कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेस्ट के अंदर आने तक इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है 50 मीटर का, 50 मीटर तक जो है आगे तक गई है ब्रेक लगाने के बाद। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, मतलब इस गाड़ी के ऊपर कितनी फोर्स लगी होगी कि ये रेस्ट के अंदर जो है वो चली गई, मतलब कितनी फोर्स इसके ऊपर लगी होगी कि ये रेस्ट के अंदर चली गई है। अच्छा, तो ये इसको सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले तो सारे जितनी भी यूनिट्स हैं उनको SI यूनिट के अंदर लेके आ जाओ। एक यूनिट आपको जो है वो इन्होंने SI यूनिट से बाहर दिया है और वो कौन सा है, ये वाला किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड के अंदर जो है वो चेंज करना है। और चेंज किस तरह से करते हैं आप लोग मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो काफ़ी बार पढ़ के आए हो, सीख के आए हो। तो कैसे करते हैं, ये जो 40 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से और डिवाइड कर दो 3600 से। तो जो आपके पास आंसर आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और इसको डिवाइड कर दो 3600 से तो 11.11। इसका मतलब VI की जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड के अंदर वो कितनी है 11.11 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली चीज़ जो है हम लोग यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये जो है ये आपके पास डिस्टेंस है। आपने क्या निकाल के बताना है, फोर्स, ये जो है आपने निकाल के बतानी है। तो फोर्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, दोबारा से वही करेंगे कि फोर्स के लिए हमें मास चाहिए होता है और एक्सेलरेशन चाहिए होती है। एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2AS = VF² माइनस का VI²। यही वाला फॉर्मूला पिछले वाले प्रॉब्लम के अंदर जो हम लोग लगा के आए हुए हैं। तो 2A और S की जगह पे जो है यहाँ पे 50 आ जाएगा और VF की जगह पे 0 का स्क्वायर और माइनस VI की जगह पे 11.11 का
स्क्वायर। अब 250 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 100 आएगा। 100 टाइम्स एक्सेलरेशन, और ये 0 हट जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 11.11 का स्क्वायर कितना आएगा 123.456। एक्सेलरेशन निकालनी है तो 100 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 123.456 और डिवाइडेड बाय आपके पास 100। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.23456 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो है वो हमें एक चीज़ तो मिल गई जो कि एक्सेलरेशन है। मास कहाँ से आएगा, यही ट्रिक थी बस इसके अंदर, बाकी तो पूरा प्रॉब्लम पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही था। मास कहाँ से आएगा, वो इस वाले वेट से आएगा, क्योंकि वेट भी तो उन्होंने दिया हुआ, वो किस लिए दिया हुआ है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है कि mg के इक्वल होता है। वेट की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे वो कितनी दी हुई है 9800, तो वेट की जगह पे ये पुट कर सकते हैं हम लोग। मास हमें चाहिए, और जी की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, वो सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये 9.8 जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो 9 ऊपर आपके पास क्या है 9800 और डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू m। तो 9800 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना आंसर आ रहा है 9800 डिवाइडेड बाय 9.8, इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1000 kg, क्योंकि मास हम जो है वो kg के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये मास की जो ऐसे यूनिट होती है वो kg होती है, तो 1000 kg। बस अब दोनों चीज़ें आ गई, तो इसको F इक्वल्स टू एम ए के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1000 और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपके पास आएगी 1.23456, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे 1.23456 तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा फोर्स का। अच्छा ये माइनस के अंदर है, यहाँ भी माइनस आएगा, और जो फोर्स की वैल्यू वो भी माइनस के अंदर आएगी, जो कि 1234.56 न्यूटन है। इसका मतलब इतनी फोर्स जो है वो ब्रेक जब लगाई हमने उस गाड़ी के ऊपर, तो इतनी फोर्स लगी होगी उसको रेस्ट के अंदर लेके आने के लिए, उस गाड़ी को रेस्ट के अंदर आने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड थी वो इतनी है। और अगर इसको हम लोग मैच करें बुक के साथ तो बुक के अंदर भी आपका यही आंसर है। तो ये था सिंपल सा प्रॉब्लम नंबर 7। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर, उसको देखते हैं कि वो क्या है। जी तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है, और ये भी पिछले दोनों प्रॉब्लम्स की तरह ही है। आपको जो है वो फोर्स निकाल के बतानी है, और इसकी जो वर्डिंग है वो भी कुछ पिछले वालों की तरह ही है। आपसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ रेस्ट से। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी कि पिछले दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर जो चीज़ें थी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, वो मोशन से रेस्ट के अंदर जा रहे थे। पहले उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती थी और वो फिर जीरो के ऊपर जा रहे होते थे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब कि 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड थी, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब कि वो 0 पे था। और फिर आपसे क्या बोला जा रहा है 0 से स्टार्ट हुआ और उसको एक्सेलरेट किया गया, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज की गई, यानी कि इंक्रीज़ की गई। और इंक्रीज़ करने के बाद मतलब क्या हुआ उसके ऊपर कि एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको एक्सेलरेट किया गया यूनिफॉर्मली, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, कितनी होगी 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं। और इस दौरान जो है वो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना ट्रैवल किया 1.8 सेंटीमीटर का, 1.8 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो इसने ट्रैवल किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निकाल के बताओ फोर्स कितनी लगी होगी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसकी जो स्पीड थी वो 0 से हमने इतनी कर दी। और आखिर में आपसे बोला जा रहा है कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो इतना है, आप ले सकते हो। तो मास आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स निकाल के बताओ। तो काफ़ी आसान से ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसे आप मीटर के अंदर चेंज करोगे, और कैसे चेंज करोगे कि 100 से जो डिवाइड कर दोगे। 100 से जब 1.8 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.018 0.018, और ये अब चला गया मीटर के अंदर। तो अब ये वाली चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे,
फोर्स के लिए दोबारा से वही चीज़ कि आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, मास और एक्सेलरेशन। तो मास तो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन सबसे पहले जो निकालनी पड़ेगी, और वो उसी फॉर्मूले से जो कि 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर होता है। और फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास टू एक्सेलरेशन जो है वो एज इट इज़, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 0.018, और इक्वल्स टू वी एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 6 एक्सपोनेंट 6, और इसका स्क्वायर, और माइनस वी आई की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर। अब इसे जब मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो आपके पास आंसर कितना आएगा कि 0.036 टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 6 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर, 6 एक्सपोनेंट 6 का जो है वो स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3.6 एक्सपोनेंट 13, 3.6 एक्सपोनेंट 13, और इसको जो है वो लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो 3.6 एक्सपोनेंट 13 और डिवाइडेड बाय, ये जब यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0.036। अब जो ये 3.6 एक्सपोनेंट 13 आया इसको डिवाइड कर दो 0.036 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा एक्सेलरेशन का 1 एक्सपोनेंट 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो वो डाल दो, तो F इज इक्वल्स टू मास की जगह पे जो वो आएगा 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg, और एक्सेलरेशन की जगह पे जो है वो कितनी आएगी 1 एक्सपोनेंट 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 31, तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16, और साथ में न्यूटन, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट है, एसआई यूनिट। अब इसे अगर मैच करें अपनी बुक वाले आंसर के साथ, तो बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16 न्यूटन दिया हुआ, तो इसका मतलब कि हमने इसे सही सॉल्व किया है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 8। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर, और उसे भी देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जो है वो ये गलती हो जाती है डाटा बनाते वक्त, तो उसे हम लोग पहले ही जो डिस्कस कर लेते हैं डाटा बनाने से पहले। सबसे पहले तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9, ये पुली वाले केस से रिलेटेड है। जो 2 पुली के केसेस हमने पढ़े थे उनमें से जो पहला वाला है फर्स्ट केस है, जिसके अंदर दोनों बॉडीज़ जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही होती हैं, ये वाला उस वाले केस से रिलेटेड है प्रॉब्लम। और ये चीज़ आपको प्रॉब्लम के अंदर बताई भी है उन्होंने। अगर आप प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो क्या बता रहे हैं कि 2 बॉडीज़ हैं ए और बी जो कि अटैच हैं एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एक धागा है, एक स्ट्रिंग है, उसके दोनों एंड के ऊपर जो है आपके पास दोनों बॉडीज़ जो है वो अटैच है। एक बॉडी ए है और एक बॉडी जो है आपके पास बी है, और जो पुली से जो पास हो रहे हैं वही सारी की सारी चीज़ें इन्होंने शुरू में बताई हुई हैं। सो दैट 2 बॉडीज़ हैंग वर्टिकली, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये वाला जो केस है ये फर्स्ट केस है, क्योंकि दूसरे केस के अंदर क्या है कि एक बॉडी जो है वो आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है, जबकि जो दूसरी बॉडी होती है वो इस तरह से वर्टिकली हैंग कर रही होती है। और ये प्रॉब्लम नंबर 10 के अंदर है, और ये आपको प्रॉब्लम के अंदर वो बताएंगे भी। अच्छा, ये दोनों जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ़ द मास ऑफ द बॉडी ए इज़ 4.8 kg, अगर जो बॉडी ए है उसका मास 4.8 kg है, तो फाइंड करके बताओ द मास ऑफ द बॉडी बी विच मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो जिस एक्सेलरेशन से ये दोनों, एक बॉडी नीचे जा रही है और एक बॉडी ऊपर जा रही है, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज 9.8। अच्छा, ये तो हमें पता है कि जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, उन्होंने बोला कि इफ़ द मास ऑफ द बॉडी ए इज़ 4.8 kg, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि m1 जो है हम लोग अपनी मर्ज़ी से 4.8 kg ले लेते हैं, और बोलते हैं कि m2 की जो वैल्यू वो आपने निकाल के बतानी है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना,
इन दोनों चीज़ों से, मतलब ऐसे डाटा से और ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो डेरिवेशन की हुई है, वो कुछ इस तरह, मतलब ये वाली जो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया हुआ है वो कुछ इस तरह से आया हुआ है कि हमने खुद से नाम दिया हुआ था कि बॉडी m1 जो है वो ये वाली होगी लाजमी, जो कि नीचे की तरफ जा रही होगी, और जो बॉडी m2 है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी। उन्होंने सवाल के अंदर जो है वो थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। अगर आप सवाल को गौर से पढ़ो तो सवाल के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई हुई भी है कि आपके पास जो मास है बॉडी ए का वो 4.8 kg है, और आपने निकाल के बताना है मास बॉडी बी का जो कि नीचे की तरफ जा रही है। बॉडी बी का मास निकाल के बताना है जो कि नीचे की तरफ जा रही है। अब डेरिवेशन के अंदर हमने क्या किया था कि इसको बॉडी ए बोला था और इसको बॉडी बी बोला था। फिर इसका जो मास था उसे हमने m1 बोला था, इसका जो मास था उसे हमने m2 बोला था। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक बॉडी जो हमारे पास बॉडी ए है उसका मास 4.8 kg है, आपने मास फाइंड करके बताना है बॉडी बी का जो कि नीचे की तरफ जा रही है, और डेरिवेशन के अंदर हमने क्या किया था कि क्या देखा था कि ये वाली जो बॉडी थी m1 वाली ये नीचे की तरफ जा रही थी और ये वाली जो बॉडी थी ये ऊपर की तरफ जा रही थी। अब उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर आपको घुमा दिया है, बॉडी ए इसको बोल दिया और बॉडी बी इसको बोल दिया, और बॉडी बी इसको बोल दिया कि भाई ये नीचे की तरफ जा रही है चीज़। तो इसलिए जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है। आपको मास फाइंड करके बताना है इस वाली बॉडी का, और अगर इसको ए बोल रहे हो तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि m1 आएगा और यहाँ पे जो आपके पास m2 आएगा। वो कुछ भी आप रख सकते हो, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए कि आप ये वाला जो फॉर्मूला बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। अपनी हमने जो है वो चीज़ें दी हुई थी कि जो बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी ए, और उसका नाम जो होगा वो m1 होगा, और जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी बॉडी बी, वो आपके पास क्या होगा, m2। ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बना हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर कोई जो है वो 4.8 kg m1 को दे दे तो m1 तो नीचे की तरफ जा रही है। अगर गौर करो 4.8 kg अगर आप जो है वो इस वाली बॉडी को दे रहे हो तो ये तो नीचे की तरफ जा रही है। आपसे सवाल में क्या बोला हुआ है कि जो आपके पास दूसरी वाली बॉडी है बॉडी बी वो नीचे की तरफ जा रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, इसको जो है वो समझना है। अगर आप ये वाला जो 4.8 kg है ये m1 को दे दोगे तो ये तो वो आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं सवाल के अंदर, ये चीज़ तो आपको निकाल के बतानी है, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। m1 जो है वो आप बोलो कि हमने निकालना है, m1 जो है वो आप ये बोलो कि हमें निकालना है। उन्होंने जो बॉडी ए और बी बोला वो उसको भूल जाओ, उन्होंने जो भी सवाल के अंदर बॉडी ए और बी जो है बोला वो उसको भूल जाओ। आप अपना जो है वो इस तरह से ड्रॉ करो, बोलो कि हमने डेरिवेशन के अंदर जो है वो अब समझने के लिए कि हमने डेरिवेशन के अंदर जो है वो इस तरह से रखा था, जो भी बॉडी नीचे की तरफ जा रही थी उसको हमने m1 का नाम दिया था, क्योंकि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकला हुआ है वो इस तरह से निकला हुआ है। जो भी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है वो m1 होगी और वो हमने निकाल के बतानी है। जो उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द मास ऑफ द बॉडी बी, तो आप यहाँ पे लिख दो कि m1 जो है वो हमने निकालना है, और m2 की जो वैल्यू है वो आपके पास फिर उन्होंने दी हुई है जो कि 4.8 kg है, और वो लाजमी सी बात है कि वो ऊपर की तरफ जा रही होगी। अब इसे सॉल्व करो तो अब आपका आंसर जो है वो सही आएगा। और पिछले वाले तरीके से भी आप जो है वो सॉल्व करके देख लो, एक बार गलत आएगा ना जब आंसर, तो फिर आपको जो है वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो एक बार आपने ये m1 और m2 लिख लिया, उसके बाद इसे मिटा दो, अब जो आप सॉल्व करो। एक्सप्रेशन की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, m2 की भी वैल्यू है, m1 जो आपने निकाल के बताना है। तो यहाँ पे रेफरेंस दो की जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, m1 माइनस का m2 और m1 प्लस का m2 और इनटू g। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपके पास 0.2 है इज इक्वल्स टू m1 जो आपने निकालना है इसको एज इट इज छोड़ दो, माइनस का m2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 4.8 है, m1 फिर एज इट इज़ और प्लस का 4.8 इंटू 9.8। 9.8 यहाँ की डिवाइड हो जाएगा तो 0.2 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू m1 माइनस का जो है वो आपके पास 4.8 और m1 प्लस का 4.8। अब ये जो है ये डिवाइड करो, 0.2 डिवाइडेड बाय 9.8, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास कितना आ रहा है, या फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो इस तरह से। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ज़्यादा बेहतर है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी पूरा ब्रैकेट, और ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 0.2 इंटू m1 प्लस का 4.8 इज इक्वल्स टू
9.8 इंटू m1 और माइनस का आपके पास 4.8। 0.2 अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0.2 टाइम्स m1 आ जाएगा, और प्लस 0.2 जब 4.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.8, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96। इसी तरह फिर इज इक्वल टू के उस तरफ क्या होगा कि जो 9.8 है ये m1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9.8 टाइम्स m1 और माइनस का 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8, तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 जो आंसर आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है 47.04। अब m1 वाली वैल्यूज़ एक तरफ और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास एक तरफ। तो ये जो है माइनस के अंदर इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगी, यहाँ के जो है प्लस हो जाएगी, तो 47.0 जो है वो आपके पास 4 प्लस का 0.96 इज इक्वल्स टू ये अपनी जगह पे 9.8 टाइम्स m1, और ये जो हमारे पास 0.2 m1 है, जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.2 m1। मतलब हमने क्या किया कि इसकी और इसकी जगह चेंज कर दी, ये यहाँ पे लेके आ गए और ये यहाँ पे लेके आ गए। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आंसर आ रहा है 0.96, तो ये बन जाएगा 48। ये दोनों जब आप ऐड करोगे तो 48 बन जाएगा, और इन दोनों को जो है वो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9.8 माइनस का 0.2, तो 9.6 टाइम्स m1, क्योंकि ये भी m1 है और ये भी m1 है, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हमने कोएफिशिएंट को जो है वो आपस में माइनस करवा दिया, तो 9.6 टाइम्स m1। अब आपने जो है वो m1 की वैल्यू निकालनी है, तो 9.6 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाय 9.6, 48 डिवाइड बाय 9.6 इक्वल्स टू m1, तो 48 डिवाइडेड बाय आंसर आपके पास जो वैल्यू आ रही है m1 की वो कितनी आ रही है 5 kg। m1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है 5 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास बड़ी वाली बॉडी थी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी वो कितने kg की है 5 kg की, और ये वाली कितने kg की थी 4.8 kg की। और अगर आप दूसरे तरीके से करते ना कि m1 को दे देते 4.8 और m2 जो है वो आप निकालने की कोशिश करते, तो शायद आपका आंसर जो है वो गलत आ जाता। m2 की जो वैल्यू है वो 4.8 से छोटी आ जाती। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सवाल के अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि आप निकाल के बताओ उस बॉडी का मास की जो नीचे की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मास ज़्यादा होना चाहिए ना, जिसका मास ज़्यादा है इसका कम है, तभी तो ये नीचे की तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इसका मास आपका कम आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। इसका मास अगर फ़र्ज़ करो कि आ रहा होता 3 kg, इसका मास अगर आ रहा होता 3 kg, तो ये मानने वाली बात ही नहीं होती। कैसे मान सकते थे कि भाई 3 kg की बॉडी नीचे की तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिसका मास ज़्यादा होगा वही नीचे की तरफ जाएगी ना। तो शायद अगर आप ये वाला डाटा यूज़ करते तो आपका आंसर जो है वो इस 4.8 से कम आ रहा होता, या क्या पता जो है वो कुछ और आ रहा होता, लेकिन बुक वाला जो आंसर है वो नहीं आ पाता। और बुक के अंदर क्या आंसर उन्होंने दिया हुआ है, बुक के अंदर 5 kg है, तो इसका मतलब कि हमने सही इसको सॉल्व किया है। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 9, और देखते हैं फिर प्रॉब्लम नंबर 10 भी जो है वो आज की वीडियो के अंदर ही देख लेते हैं, और फिर बाकी जितने रह जाएंगे वो अगली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है, और ये भी पिछले वाली प्रॉब्लम की तरह ही है, लेकिन ये हमारे पास पुली का सेकंड केस है। पुली का सेकंड केस है जिसके अंदर एक बॉडी जो है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर होती है और एक बॉडी जो है वो इस तरह से नीचे वर्टिकली हैंग कर रही होती है। अब यहाँ पे भी आपने m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू जो है वो देख के पुट करनी है। अगर आपको याद हो तो हमने डेरिवेशन के अंदर बॉडी ए इसको कहा था, और इसका जो मास था इसे हमने m1 कहा था, और बॉडी बी इसको कहा था और इसका जो मास था इसको हमने m2 कहा था। इसी वाले जो है वो चीज़ से, मतलब इस बॉडी को m1 का है और इस बॉडी को m2 का है, इसी तरीके से जो हमने इसके जो एक्सीलरेशन और जो टेंशन की वैल्यूज़ है, टेंशन का फार्मूला है वो निकाला है। मतलब इसी चीज़ को देखते हुए जो ये चीज़ें हमारे पास निकल के आई हुई हैं, ये इसके फार्मूले हैं। तो सवाल के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि दो बॉडीज़ हैं, एक का मास जो है वो 10.2 kg है और एक का जो है वो 4.5 kg है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे देख के कि बोलेंगे कि m1 इज इक्वल्स टू 10 kg, और जो आपके पास m2 है वो किसके बराबर हो गया 4.5 kg के बराबर हो गया,
क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि M1 और M2 हमने जो है वो डेरिवेशन के अंदर किसको बोला था। अब अगर उन्होंने थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन किया वो भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन अगर किया हुआ हो तो फिर और ज़्यादा बेहतर है। Attached to the end of the string which passes over a pulley in such a way that the body of mass 10.2 kg lies on the smooth horizontal surface। अब इन्होंने जो है ये बता दिया हमें कि जो 10.2 kg वाला मास है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाया कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10.2 kg वाले मास को हमने M2 रखना है, M1 नहीं रखना, अपनी मर्जी से नहीं रखना, इसको M2 रखना है। तो इसका मतलब कि 10.2 kg का जो मास है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। और यहाँ पे डेरिवेशन के अंदर हमने यही वाली दोनों चीज़ें इसी तरह से की थी, तो यहाँ पे जो M2 आएगा वो आपके पास 10.2 kg आएगा। M1 नहीं रख सकते इसको, ठीक है, अगर रखोगे तो सवाल का जो आंसर है वो गलत आएगा। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि जो दूसरे वाला होगा जो वो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि वो 4.5 kg होगा। फिर जो ये वाला है वो 4.5 kg है जो कि हैंग कर रहा है वर्टिकली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, एक्सेलरेशन निकाल के बतानी है। और जो है वो आपको निकाल के बताना है टेंशन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू निकाल के बतानी है। और फिर सबसे आखिर में एक और चीज़ आपसे पूछी हुई है कि एंड ऑल्सो द फोर्स विच द सरफेस एक्सर्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 10.2, यानी कि इस वाली बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी लग रही है ये भी आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो ये तो काफ़ी आसान सी चीज़ है। अगर सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही निकाल के बता दें, क्योंकि डायग्राम हमें मिटानी पड़ेगी दूसरी चीज़ों को, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल के बता देते हैं कि इसके ऊपर कितनी लग रही है। और वो आप सबको पता होगा किसके बराबर होती है, वेट के बराबर होती है ये। तो इस वाली बॉडी का वेट निकाल लो, वो आपके पास किसके बराबर होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि R जो है वो बराबर होता है W के, ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं। और वेट किसके बराबर होता है, mg के। तो m हमारे पास कौन सा वाला है, 2 वाला, तो m2g। तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, r इज इक्वल्स टू m2g। तो m2 की वैल्यू कितनी है 10.2 और g की जो वैल्यू है 9.8 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे आपको r की वैल्यू r की वैल्यू जो मिल जाएगी। तो 10.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 99.96 न्यूटन। और अगर बुक के अंदर आप देखो तो जो वैल्यू है वो यही है इसकी, तो ये हमने निकाल दी 99.96 न्यूटन। अब बाकी के जो दो चीज़ें एक्सेलरेशन और टेंशन वो इस फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से जो निकल आएगा आसानी से। तो ये तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चलो हम लोग जो है वो यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो m1 जो कि कितना है 4.5 kg, और नीचे भी फिर 4.5 आएगा, फिर प्लस का जो है वो 10.2 आएगा जो कि m2 है, और इंटू 9.8 जो कि g की वैल्यू है। तो इस पूरे को कैलकुलेटर में डालो, सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप इसको जो है सॉल्व करो या डायरेक्ट डाल के सॉल्व करो, वो आपकी मर्ज़ी है। आंसर जो है वो आपके पास सेम ही आएगा। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस का 10.2, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.306 आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर दो 9.8 से, तो जो आंसर है वो आपके पास कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और अगर बुक के अंदर देखो तो यही है 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद टेंशन की वैल्यू निकालनी है, और टेंशन की वैल्यू भी कैसे निकलेगी, इसके अंदर पुट करो। m1 जो है वो 4.5 है, m2 जो है वो 10.2 है, और नीचे 4.5 प्लस का 10.2 और इंटू 9.8 जो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोबारा से सॉल्व करो इसको, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.2, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको आपने डिवाइड करवाना है 4.5 प्लस का 10.2 से, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको आपने 9.8 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है टेंशन का वो 30.6 आ रहा है। और चूँकि ये फोर्स है तो इसके साथ जो यूनिट लगेगी वो न्यूटन की लगेगी। अब आपने इसे जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना, बच्चों वाली चीज़ है यार, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे लिखो,
और नीचे इन दोनों को ऐड करवा के जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, और फिर जो है वो 9.8 को इसी तरह से साथ में मल्टीप्लाई में लिखो, फिर इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे लिखो, और जो है वो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आपने लेके चलना है तो, अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट भी आंसर तो यही आएगा। जो है वो स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं लेके चलेंगे तो शायद प्रॉब्लम आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे उसके अंदर नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर मिल जाते हैं, आपका आंसर तो सही आ रहा है ना, स्टेप के नंबर थोड़ी होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट के नंबर होते हैं। तो स्टेप्स बढ़ाने से मैथ्स के अंदर जो है वो नंबर नहीं आते, लेकिन कुछ हद तक काफ़ी सारे टीचर्स बोलते हैं कि स्टेप्स के नंबर भी होते हैं। सबसे पहले तो इसको मैच कर लेते हैं। 30.6 न्यूटन, हाँ सही है। अच्छा, हम बोल रहे थे कि सिंध बोर्ड के अंदर स्टेप्स के नंबर होते हैं प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व, काफ़ी सारे टीचर्स ये बात कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होते। आपका आंसर अगर सही आ रहा है, आपने एक स्टेप के अंदर आंसर जो है वो निकाल के दे दिया है, तो जो है वो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने जो चीटिंग की है या फिर जो है वो दूसरे तरीके से आपने रट्टा मारा हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो स्टेप्स वगैरह के नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब डायरेक्ट जो है वो आपने अगर सॉल्व किया है, कैलकुलेटर है आजकल तो साइंटिफिक, आप पूरा सवाल उसके अंदर लिखो तो जो है वो आ जाते हैं नंबर। लेकिन बेहतर यही है कि आप जो स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। आप जब स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होगे तो गलती के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। डायरेक्ट करोगे तो क्या पता आप कैलकुलेटर आपको इतना ज़्यादा जो है वो चलाना ना आता हो, आप जल्दी के चक्कर में जो है वो उसको गलत कर दो। अगर टाइम ना हो तो फिर तो आप बल्ले स्टेप जो है वो छोड़ दो, डायरेक्ट आंसर लिख दो, कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख दो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो फिर स्टेप बाय स्टेप चलो, ताकि आपकी जो गलती के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, और जो एक जो है वो कॉन्सेप्ट बना हो जाए इनके अंदर के स्टेप के ज़्यादा नंबर मिलते हैं, जितने ज़्यादा स्टेप करेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो वो भी आपका जो है वो का जो शक है वो दूर हो जाए कि मैंने ज़्यादा स्टेप्स किए हैं तो जो नंबर है वो मुझे ज़्यादा मिलेंगे। तो 10 प्रॉब्लम इस चैप्टर की जो हमने परफॉर्म कर ली हैं। अब जो है वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो के अंदर कि कितने प्रॉब्लम और सॉल्व करने हैं। 5 और प्रॉब्लम जो है वो हम लोग देख लेंगे, कोई जो तकरीबन 15 या 16 तक जो प्रॉब्लम है वो हमने इस चैप्टर के देखने हैं। तो अगली वीडियो के अंदर मतलब कि इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम है वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो फिर चैप्टर नंबर 4 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।